सलूम्बर सीट जो कि अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है, यानी कि बीजेपी ने यहाँ सहानुभूति कार्ड एक तरह से खेला है। इन सबके चलते बीजेपी के नेता नरेंद्र मीणा शांता देवी को टिकट मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों में ये देखा जा रहा था कि वो शांता देवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी से नाराजगी जता रहे थे। हालांकि अब बीजेपी ने उन्हें मना लिया है। इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से रेशमा मीणा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुवीर मीणा रेशमा मीणा को टिकट मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। अब कांग्रेस ने उन्हें भी मना लिया। दोनों पार्टियों ने जो अंदर खाने नाराजगी चल रही थी, जो नाराज चेहरे थे, उन्हें मना तो लिया है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो आदिवासी पार्टी का देखा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने जो सहानुभूति कार्ड सलूम्बर सीट पर शांता देवी को टिकट देकर खेला है वो कितना सफल होगा और कैसे आदिवासी पार्टी से बीजेपी सलूम्बर सीट पर पार पा सकेगी। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है। उनको जान से मारने की धमकी मिली। यह धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए रायपुर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। इस समय हम मन्नत के बाहर मौजूद है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एक मोबाइल से मुंबई पुलिस को कॉल आता है कि शाहरुख खान 50 लाख रुपए दे वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 4, 351, 3-4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं नंबर को ट्रेस करते हुए मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची, जहां पर आरोपी को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे केस में एक नया एंगल सामने यह आया है कि आरोपी का जो फोन है वो 5 दिन पहले ही चोरी हो गया था और उसने एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। तीसरे व्यक्ति के जरिए शाहरुख खान को धमकी दी गई और उनसे पैसों की मांग की गई। हालांकि तीसरे व्यक्ति की अभी तक जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन मुंबई पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, फिर चाहे वो बिश्नोई गैंग का एंगल हो या फिर कोई दूसरा एंगल। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से बॉलीवुड के सितारों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है और इस पूरे मामले को लेकर कब तक जांच पूरी की जाती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के महू नाका पर रहने वाली रेखा की हत्या उसी के बेटे ने कर दी। दरअसल रेखा के बेटा और बहू में पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए रेखा अपने बेटे शंकर को साथ लेकर गई और बहू पिंकी से उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देखकर शंकर गुस्से में आ गया और उसने वहां पास में पड़ा रोटी बनाने का चकला उठाकर अपनी मां के सिर पर मार दिया। आस पड़ोसी मां को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। मां की मौत की खबर जैसे ही बेटे शंकर को मिली, वह फरार हो गया। ये कल रात्रि में पारिवारिक विवाद चल रहा था इनका। इसमें जो मृतका है और इनकी जो बहू है, इनके बच्चे से इनका विवाद चल रहा था। मृतका ने इसको समझाने की कोशिश की तो इनके जो बच्चा है शंकर लाल, उसने मृतका के साथ घटना कारित कर दी। सर, किस तरीके की घटना हुई थी? ये मृतका वहाँ कैसे पहुंची और क्या हुआ था फिर? ये आपस में इनमें जो भी बातचीत चल रही हो, क्योंकि इनमें पारिवारिक विवाद पहले से चल रहा था और अलग अलग रह रहे थे सभी। सास भी अलग रह रही थी और बहू और पुत्र भी अलग रह रहे थे। सर, झगड़ा किनका चल रहा था और क्या बचाने गई थी, क्या करने गई थी? अभी तक तो ये बता रहे हैं कि आपस में इनमें सुलह चल रहा था समझाने के लिए। मारा जिसने सर उसके? इसमें पुत्र ने मारा, जो शंकर लाल है उसने अपनी पत्नी को भी मारा था और जब बीच बचाव कर रहे थे तो उसने अपनी माँ के साथ भी घटना कारित की, मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। काहे से हमला करा सर इनको? ये चकली जो रोटी बनाने वाली जो चकली रहती है उससे मारना बता रहा है। मौके पे ही मौत हो गई थी या सर? नहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। आरोपी को पकड़ा गया सर इसमें? अभी टीम रवाना हुई, जल्दी उसको पकड़ लेंगे। क्षणिक आवेश में आकर के एक बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। उसकी गृहस्थी बसने की जगह और ज़्यादा उजड़ गई।
कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। छठ महापर्व का तीसरा दिन यानी डूबते सूर्य को अर्घ देने की वर्षों से परंपरा के तहत बिहार के तमाम घाटों पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को नमन किया। इस मौके पर अर्घ देकर नमन करते हुए अपने व्रत को आगे बढ़ाया। पटना की अगर बात करें तो दीदारगंज से दानापुर तक 108 घाटों पर लाखों व्रतियों ने गंगा में उतरकर भगवान भास्कर को नमन किया और अर्घ दिया। अगर पूरे बिहार की बात करें तो करीब करीब 5000 घाट बनाए गए थे और गंगा की अगर बात करें तो 200 घाट पटना से लेकर बख्तियारपुर तक बनाए गए थे। पटना के तमाम हिस्सों की बात करें तो 550 घाटों पर व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर नमन किया और पूरा वातावरण छठी मैया की किलकारियों से गूंजा। लोगों ने भगवान भास्कर के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। जहां तक सरकार की तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन, पटना पुलिस और नगर निगम की सक्रियता काफ़ी बढ़ी हुई थी। संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेट करके व्रतियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका खासा ध्यान रखा गया और जो व्रती गंगा तट पे पहुंचे थे उन्हें सकुशल घर वापसी सुनिश्चित किया गया, क्योंकि वापसी के दौरान हादसे होते रहे हैं और इसी को सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में मजिस्ट्रेट और काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। नदियों में लगातार गश्त कराया गया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बोट के जरिए लगातार गश्त करते रहे। लेकिन क्योंकि जिस तरह से छठ घाट के दौरान हादसे होते रहे, खास करके डूबने के मामले आते हैं, इसको रोकने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान नदियों में गश्त करते रहे और ये सुनिश्चित करते रहे कि किसी तरह का हादसा न हो। तो तमाम विंगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और उस भूमिका के बीच लाखों व्रतियों ने डूबते सूर्य को नमन किया और पहला अर्घ दिया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। लखनऊ के घाटों पे तमाम तरह के जो व्रती महिलाएं वो उपस्थित, और खुशी का देखिए ये पर्व है। और यहाँ पे नाक से लेकर ऊपर तक संदूर लगाया गया। उसकी अपनी एक मान्यता है कि जितनी नाक से लेकर संदूर ऊपर तक लगाएंगे उतनी लंबी हमारी पति की उम्र होगी और संतान की प्राप्ति होगी। और देखिए झूम और नागाड़ों का लोग यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं और लोग झूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वेदिकाएं बनी है वो सजाई गई हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ जगाई गई है। और ये त्योहार का उत्सव है और ये पल है जिस तरह से यहाँ पे व्रती महिलाएं झूम के डांस रही। लोग गायिका भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोग खुशी के साथ इस छठ मैया का पर्व मना रहे हैं। और ये पर्व इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये केवल पूर्वांचल से लेकर ना होकर देश और विदेशों तक का इस पर्व की अपनी एक मान्यता है। या पर्व की एक अपनी एक खासियत है, जिसमें कि माना जाता है कि इस पर्व में लोगों की जो भी मांगे होती है वो छठी मैया पूर्ण करती हैं। और ये वेदिकाएं इतनी खूबसूरती से सजाई गई हैं और तमाम तरह के यहाँ पे जो ड्रेस होते हैं वो लाए गए हैं। और यहाँ पे जो पुरुष की जो जिम्मेदारी होती है, ये बांस की टोकरियां लाया जाता है जिसमें गन्ना होता है, पपीता होता है, मौसमी फल होते हैं और सब्जियां होती है। सब्जियों की वैरायटी के 12, 14 और 6 के अंकों पे चढ़ाई जाती है और टोकरियों में सामान रहते हैं। और जो ये वेदिकाएं होती है जिसे सुशोभिताएं करके खूबसूरती से सजाई गई हैं, इसको यहाँ पे पहले पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद गंगा के घाट पे अंदर घुटने तक दाखिल होकर लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये खूबसूरती लखनऊ के घाटों पे है और बेहद ही लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और खुशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। बड़े सालों के बाद ये साल ऐसा होता है, मतलब सालों के बाद आता है, इसका इंतजार रहता है और त्योहारों से अलग होता है। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इंतजार करते हैं एक साल जल्दी आए, बहुत अच्छा लगता है हम लोग के। मतलब पहली बार यहाँ कोई रख रहा है क्या? कोई पहली बार, आप पहली बार हैं क्या? नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है तो अभी नहीं है। नहीं, मेरा है ही नहीं, व्रती नहीं है जी। ये खुशी है, ये पर्व है। और एक बार कहेंगे थोड़ा सा लैंड शॉट दिखा दें हमारे जो विजय जर्नलिस्ट हैं कि खुशी का पर्व और खुशी के जिस तरह उत्साह है ये राजधानी लखनऊ के घाटों पे आपको साफ तौर पे दिखेगी। और यही मान्यता लोगों के अंदर एक भक्ति भाव रखता है, जहाँ पे इस छठ मैया को लेकर लोग दूर दूर से आते हैं। और इस साल में जब महीना आता है, पर्व आता है छठी मैया का, तो लोग खुशी से अपने घर को जाते हैं, क्योंकि जो बांस की टोकरी होती है वो उठा के पहुँचना पड़ता है और सुपेले में जो प्रसाद होता है वो घाटों तक लेकर महिलाएं आती है। इसलिए जो पुरुष होते हैं वो नए नए कपड़ों में, नए नए लिबास में अपने घाटों तक अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और यहाँ की रौनक देखते ही बन रही। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।
लोग पवित्र होने के लिए और अपने पापों की मुक्ति को लेकर गंगा में और यमुना में डुबकी लगाने का कार्य करते हैं। वहीं गंगा और यमुना अगर मैली हो जाए तो लोग क्या करेंगे। ऐसा ही एक वाकया जनपद आगरा, जो मोहब्बत की नगरी के नाम से जानी जाती है, इसमें देखने को मिला है। डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ आगरा के निवासी हैं। उन्होंने एक रिट दायर की थी एनजीटी के अंदर। एनजीटी ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आगरा नगर निगम जो यमुना की गंदगी देखने का कार्य करता है, उसकी तमाम सुनवाई के बावजूद 39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कि नगर निगम की लापरवाही से आगरा की जो यमुना है वो पूरी तरह से मैली हो चुकी है। लेकिन जो एनजीटी ने 39 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया था, उसे जमा करने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आगरा के खाते में 3 महीने के अंदर जमा करना था। ये आदेश को लेकर नगर निगम के उच्चाधिकारियों में हड़कंप मच गया और इसकी जो तय सीमा थी, जो 3 महीने, उसमें इन्होंने तैयारी करके ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ स्पष्ट आदेश भी दिए हैं कि जिलाधिकारी और कमिश्नर को पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड आगरा के खाते में 39 करोड़ रुपया नगर निगम जमा कराए, तब जाके नगर निगम की ये कार्यवाही पूरी होगी। मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से आगरा के जो यमुना है, इसमें तमाम तरह के जो गंदे नाले हैं और तमाम तरह के जो कचरा डालने का जो लोग कार्य करते हैं, उस तरह से पूरी तरह से गंगा और यमुना ये पूरी तरह से मैली हो चुकी है। ये बात है आगरा की। वहीं मैं अगर बात करूं मथुरा की, तो मथुरा के नगर निगम पर भी एनजीटी ने 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और वहीं इसी तारीख में 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नगर निगम मथुरा की भी याचिका खारिज कर दी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगरा का नगर निगम 39 करोड़ रुपए आगरा का और 7 करोड़ रुपए मथुरा का ये यूपीपीसीबी उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड के खाते में कब जमा कराता है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि पूरे प्रदेश और देश में छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और गंदगी के अंदर ही ये छठ पूजा का कार्यक्रम यमुना के घाट पर बनाकर वो पूजा करा रहे हैं। ये नगर निगम की क्या इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है, या ये नगर निगम है वो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद करके जो छठ के जो अनुयायी हैं, छठ के जो श्रद्धालु हैं, उनमें डुबकी लगाने का कार्य कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड के खाते में ये जुर्माने की राशि कब तक जमा कराता है। मैं जेपी सिंह, भारत एक्सप्रेस।